हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट। आज हम करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे 500 महत्व की टॉपिक चल रही है, तो उसमें जो हमारा दूसरा चैप्टर था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं आज की क्लास में, हम वो करेंगे मानव जनन का। ठीक है, क्या करेंगे? मानव जनन। तो ये मानव जनन वाला बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ। ठीक है, अब वो चाहे आपका सब्जेक्टिव से रिलेटेड हो चाहे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो। ठीक है, 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास वही होने वाली है, मानव जनन की। ठीक। ठीक है, मानव जनन। ठीक है, मानव जनन को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज की जो क्लास होगी इसमें ऑब्जेक्टिव की भी होगी और प्लस सब्जेक्टिव। जब मैं आपसे ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी आपको आंसर देने हैं, है ना? गलत ही सही नहीं आ रहा है, लेकिन गलत ही देने हैं, लेकिन आपको देने हैं। ये नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नहीं देंगे, है ना? अगर आपको आएगा पता रहेगा तो आप देंगे, और आपको जब समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं देंगे। तो ऐसे आपने नहीं करने हैं, गलत ही बताना है लेकिन आपको बताने हैं। ठीक है, देखो, पहला क्वेश्चन है कि एंड्रोजन स्रावित होता है। सबसे पहले ये ध्यान दो लो कि देखो, ये जो एंड्रोजन होता है ये हार्मोन्स है। ठीक है, ये क्या है? हार्मोन्स है। और ये जो रिलीज होता है हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। ठीक है, जैसे बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है उसी तरह ह्यूमन की बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों से भी कुछ रसायन रिलीज होते हैं, एंजाइम रिलीज होती है। उसी तरह अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। अब वो जो अलग अलग ग्रंथियां हैं, अलग अलग ग्रंथियों से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स के अलग अलग वर्क होते हैं। तो एंड्रोजन हार्मोन्स या एंड्रोजन स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा, स्पर्मेटिड के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ये एंड्रोजन जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये मेल में रिलीज होने वाला हार्मोन्स है, और ये स्रावित होता है। ठीक है, स्रावित होता है पुरुष के वृषण के द्वारा। ठीक है, पुरुष के वृषण के द्वारा ये हार्मोन्स। तो पुरुष के वृषण में जब आप अनुक्रस्त काट करते हो, है ना, इस वृषण के अंदर शुक्र नलिका होती है, और शुक्र नलिका के अंदर जब लीडिंग कोशिका, इन दोनों के बीच में लीडिंग सेल पाई जाती है, और इन लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? एंड्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, तो एंड्रोजन स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। ये जो सर्टोली कोशिका होगी, ये जो स्पर्मेटिड का निर्माण होगा, इस स्पर्मेटिड को पोषण देने का कार्य करेगी, जिससे कि शुक्राणु में स्पर्मेटिड जो होगा वो शुक्राणु में चेंज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन सी एक ऐसी है जो नर में सहायक ग्रंथि नहीं है? देखो, चाहे नर जनन तंत्र जो है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है: प्राथमिक अंग, सहायक अंग, सहायक ग्रंथि और बाह्य जनेंद्रिय। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी सहायक ग्रंथि नहीं है? इसमें नर में यानी कि मेल की कौन सी सहायक ग्रंथि नहीं है? शुक्राशय नहीं है, तुम्बिका नहीं है, या प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं है, या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि नहीं है। ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है, ये छोटी सी, है ना, इसको हम काउपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। छोटी से एक गोली नुमा संरचना होती है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे या शुक्राशय। ठीक है, तो अगर नर में सहायक ग्रंथि का कोई एक भाग नहीं है तो ये तुम्बिका, क्योंकि ये जो तुम्बिका होती है मादा की सहायक अंग है ना। मादा में जो निषेचन की क्रिया हो रही है, मादा के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं, तो ये तुम्बिका में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, और ये मादा का क्या होती है? सहायक अंग होते हैं। क्या होंगे? सहायक अंग होते हैं। तो निम्न में से कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है? तो तुम्बिका नहीं है, बाकी शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रा, जिसको हम कॉपर ग्रंथि कहते हैं, ये मेल की सहायक ग्रंथियां होती है। ठीक है, आगे, स्त्रियों में आर्तव चक्र सामान्यता होता है। एक फीमेल है, एक लेडीज है, एक औरत है, उसमें जो आर्तव चक्र होता है जिसको हम कहते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल, वो होता है 10 से 11 दिनों का, 28 से 29 दिनों का, 25 से 26 दिनों का, या 17 दिनों का। तो जो एक स्वस्थ आर्तव चक्र बोला जाता है ना, जो आपके साइंस में दिया गया है, या जो
साइंस की दृष्टि से देखा जाता है, तो एक स्वस्थ आर्तव चक्र होगा वो 28 से 29 दिनों की साइकिल्स होती है, या 10 से 11 दिनों को होती है, या 25 से 26 दिनों को होती है, या 17 दिनों को। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि जो आर्तव चक्र की पूरी अवस्था जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो साइकिल चलती है ये 28 से 29 दिन की होती है। कितनी होगी, 28 से 29 दिन की चलती है। मान लो एक मंथ में 28 दिन, 28 या 29 दिन पे वापस से ये दोहराती है। ठीक है, नेक्स्ट, योनि के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती। जब बाह्य जनेंद्रिय आप पढ़े थे ना, तो बाह्य जनेंद्रिय में आप देखते हो कि बाह्य जनेंद्रिय की कई सारी लेयर होती है। बृहद भंगोष्ठ होती है ना, लघु भंगोष्ठ होती है, जगन सैल होता है। ठीक है, ये सारे योनि छद होते हैं। ठीक है, तो योनि के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, अंडाशय होता है, बार्थोलीन ग्रंथि, या भग सिसन होता है। तो बताइए कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो योनि के द्वार पर ग्रंथि, ठीक है, जहां पे वेजाइना द्वार है वहां पे ये ग्रंथि प्रेजेंट होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो जो बार्थोलीन ग्रंथि होती है, देखो ध्यान देना, पुरुष में बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, पार्थोलिन और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि में आप कंफ्यूज होते हो। पुरुष की जो सहायक ग्रंथि में आती है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, है ना, और महिला में जो सहायक ग्रंथि आती है वो एक स्तन ग्रंथि आती है, एक बार्थोलिन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि हमारे वक्ष यानी कि जो वक्ष वाला भाग है वहां पे प्रेजेंट होती है, और जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है ये महिला की वेजाइना द्वार पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक, विदलन के अंत में निर्मित कोशिकाओं का गोल ठोस भ्रूण कहलाता है। जैसे ही विदलन, विदलन को हम कहते हैं क्लीवेज, है ना, क्लीवेज एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है जिसमें जब सेल्स यानी युग्मनज का विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन के द्वारा वो चेंज होते हैं, उनमें संख्या बढ़ती है लेकिन इनके आकार में कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन आप समसूत्री में क्या देखते हो कि अगर मान लो संख्या बढ़ेगी तो आकार में भी चेंज होगा। लेकिन विदलन क्लीवेज एक ऐसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें संख्या बढ़ेगी लेकिन जो कोशिका, ठीक है, कोशिका की संख्या बढ़ेगी लेकिन आकार में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो विदलन के अंत में निर्मित कोशिकाओं का गोल यानी कि ठोस भ्रूण कहलाता है, पूरक पुट्टी कहलाता है, गैस्ट्रुला कहलाता है, तूतक कहलाता है, या भ्रूण बीज कहलाता है। क्या कहलाता है, पांचवे का राइट आंसर क्या होगा, तूतक, है ना, ठोस, एक गोल और ठोस सी संरचना। तो देखो जैसे ही विदलन हुआ ये एक सेल्स है, इससे दो बने, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32। ठीक है, तो ये 8 से 16 की जो ये अवस्था होती है एक ठोस, है ना, एक ठोस गेंदे की संरचना होती है। जैसे ही 32 सेल बनेगी उनमें एक विशेष प्रकार का चेंज होके ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण यानी कोरक पुट्टी का होता है। ठीक है, तो ये जो तूतक होता है, तूतक को हम कहते हैं मारुला, मारुला जो होता है ये भ्रूण का, ठीक है, ये निर्मित कोशिकाओं का गोल होता है और ठोस भ्रूण कहलाता है। क्योंकि यही जो मारुला आगे चेंज होगा ब्लास्टुला में, अब ब्लास्टुला आगे चेंज होगा ब्लास्टोसिस्ट में, और ब्लास्टोसिस्ट को ही हम कहते हैं भ्रूण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्त्री में अंतःरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। एक फीमेल में जो इम्प्लांटेशन होता है ना, जब भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है, जैसे जायगोट बना, जायगोट से क्या हुआ, विदलन हुआ, विदलन से भ्रूण बन गया, तो उस भ्रूण का रोपण होता है। रोपण कहाँ होता है, हमारी जो गर्भाशय की 3 परत होती है, परिगर्भाशय, मध्य गर्भाशय, अंतः गर्भाशय। तो जो भ्रूण रोपित होता है वो मध्य गर्भाशय के अंदर रोपित होता है। तो स्त्री के अंतःरोपण के समय जो भ्रूण होता है वो किस अवस्था में होता है, मारुला अवस्था में, ब्लास्टुला अवस्था में, गैस्ट्रुला अवस्था में, या निरोला अवस्था। तो बताइए स्त्री में जब रोपण हो रहा है तो रोपण के समय जो भ्रूण होगा वो किस अवस्था में होगा। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्लास्टुला अवस्था में, क्योंकि जैसे ही ब्लास्टुला, ये ब्लास्टुला जो होती है 32, ठीक है, 32 कोशिकाओं का समूह होता है ना, इसमें 32 सेल्स पाई जाती है। ठीक है, ये 2 से 4, 8 से 16, 16 से 32। ठीक है, तो इन्हीं में एक विशेष प्रकार का चेंज होता है। तो जो इम्प्लांटेशन होगा, है ना, स्त्री के जो गर्भाशय में भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है या अंतरोपण होता है वो ब्लास्टुला अवस्था में होता है। किसमें होगा, ब्लास्टुला अवस्था में।
ठीक है, तो क्या होगा, ब्लास्टुला अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? ये जो ब्लास्टुला बना है ना, ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हुआ, जिसको कोरक पुटी कहते हैं। तो ये कोरक पुटी जब बनती है तो इसका रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिनी में या अंडाशय में? ठीक है, तो देखो इसके द्वारा, ठीक है, वेजाइना के द्वारा क्या होगा, मेल गैमिट जाएगा। ठीक है, अंडाशय से क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। इन दोनों का जो संलयन होगा ये कहाँ होगा, अंडवाहिनी में। तो जैसे ही निषेचन के दौरान जायगोट और भ्रूण बनेगा तो उसका जो रोपण होता है वो गर्भाशय में होता है। ठीक है, तो भ्रूण का रोपण कहाँ होगा, गर्भाशय के अंदर होता है। गर्भाशय के अंदर कहाँ, क्योंकि गर्भाशय की 3 परत, परिगर्भाशय, मध्य गर्भाशय, अंतर गर्भाशय, तो मध्य गर्भाशय में इसका रोपण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए की गर्भाशय में क्या होगा, रोपण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना भ्रूणी बाह्य जनन स्तर से विकसित होती? नोटोकार्ड, वृक्क, मस्तिष्क या यकृत? देखो जैसे ही किसी भी भ्रूण का रोपण होगा, है ना, रोपण होने के बाद उनमें 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतर जनन स्तर, है ना। तो मध्य जनन स्तर से ब्लड का निर्माण होता है। एक नंबर में पूछा जाता है, ब्लड का उद्भव किससे हुआ है, ब्लड किससे निर्मित होता है, या सबसे पहले जो हमारे शरीर में ब्लड पाए जाते हैं उनका विकास किससे हुआ है, तो पीजोडर्म से। यानी कि जो हमारी मध्य जनन स्तर, भ्रूण की जो मध्य जनन स्तर की लेयर होती है वो ब्लड का निर्माण करती है। तो भ्रूणी, ठीक है, भ्रूण की जो बाह्य जनन स्तर है उससे क्या विकसित होती है, नोटोकार्ड, यानी हमारे शरीर की जो नोटोकार्ड, जो हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, है ना, वो बनती है, या वृक्क जिसमें ब्लड क्षमता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता वो बनेगा, या यकृत, यकृत के द्वारा एंजाइम रिलीज होते हैं जिससे हमारे भोजन का पाचन होता है। मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क के द्वारा ही हम सारे कार्यों को करते हैं, है ना, जो भी हम कार्य कर रहे हैं या नई चीज का हम खोज कर रहे हैं, या जो भी समन्वय कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रण समन्वय जो हो रहा है हमारा कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। हाँ, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो हमारा मस्तिष्क नहीं करता, और वो क्रियाएं होती है अनैच्छिक। ठीक है, कौन सी क्रिया होगी, अनैच्छिक क्रियाएं जो होगी वो हमारा कौन नहीं करेगा, मस्तिष्क नहीं करता, क्योंकि वो हमारी मेरुरज्जु करती है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी रचना भ्रूणी बाह्य जनन स्तर से विकसित है? तो जो ब्रिक होगा, ठीक है, सॉरी, जो नोटो कार्ड होता है, नोटो कार्ड का जो विकास हुआ है ये भ्रूण के जो बाह्य जनन स्तर है, इससे भ्रूण का बाह्य जनन स्तर है, उस भ्रूण के बाह्य जनन स्तर से किसका निर्माण होता है, नोटो कार्ड का। इससे अगर नोटो कार्ड हमारे शरीर में ना रहे तो हम चल नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, अगला, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? ठीक है, मान लो जो ब्लास्टुला अवस्था हुई, तो ब्लास्टुला अवस्था में जो भ्रूण होगा, ठीक है, जब भ्रूण होगा तो भ्रूण का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। मानो ये गर्भाशय है, ठीक है, ये क्या है, गर्भाशय है। अब इस गर्भाशय के अंदर की ये जो मध्य परत है ना, ये जो मध्य परत है, यहाँ पे जो ब्लास्टुला है उसका क्या हो गया, ये रोपित हो गया। ठीक है, तो रोपित होने के बाद में कुछ तो ऐसे माध्यम चाहिए उसको जोड़ने का, जैसे हमारा कोई भी एक अंग है वो एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। जब 9 मंथ एक बेबी पलेगा तो उसमें कुछ तो ऐसा जोड़ होगा जिससे वो गर्भाशय में जुड़ा होगा। तो ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? एमनियन की झिल्ली करती है, अपरा या कैरियन की करती है, एलेंटाइस की करती है, या योग सेक की करती है। यह योग सेक क्या हो गया, जो पीतक वाला भाग होता है। ठीक है, कौन सा भाग हो गया, जो पीतक वाला भाग होता है। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी झिल्ली होती है जो गर्भाशय में भ्रूण को सबसे पहले जोड़ने का कार्य करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से होगा अपरा। अपरा को हम कहते हैं कोरियन की झिल्ली, है ना। जो कोरियन का निर्माण ही, अपरा का निर्माण कोरियन की झिल्ली से ही होता है। तो सबसे पहले जब भ्रूण यूट्रस में, गर्भाशय में जब क्या होगा, वो उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो सबसे पहले जो एक झिल्ली जुड़ेगी, ठीक है, वो झिल्ली कैरियन की झिल्ली होती या तो अपरा की झिल्ली होती। ठीक है, अगला, वृषण की अंतराली
अंतराली को हम कहते हैं लीडिंग, या तो अंतराली कोशिका बोला जाता है या तो लीडिंग कोशिका बोला जाता है। तो जहां पे वृषण की अंतराली कोशिका आएगी वहां पे आपको ये ध्यान देना है, ये वृषण की जिसको हम लीडिंग सेल्स कहते हैं, है ना। हिंदी में अंतराली कोशिका और इंग्लिश में इसको लीडिंग सेल कहते हैं। तो वृषण की अंतराली कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है। ये वृषण के अंदर शुक्र नलिका के अंदर जो लीडिंग सेल्स हैं उनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, एफएसएच हार्मोन्स या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो देखो वृषण की जो लीडिंग सेल्स होती है उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये क्या करता है, मेल में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, है ना, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को चेंज करता है ना। मान लो किशोरावस्था आई, किशोरावस्था के बाद जो जितने भी चेंज, आवाज में चेंज, जितने भी चेंज हमारे बॉडी में आएंगे, ये कौन सा हार्मोन्स करेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा रिलीज हो रहा है, और हमारी वृषण भी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। ठीक, एस्ट्रोजन जो हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये एस्ट्रोजन, ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है ये अंडाशय के, ठीक है, अंडाशय से के अंदर जो सेल्स है उनके द्वारा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स अंडाशय के अंदर कार्पस लूटियम होता है, तो कार्पस लूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एफएसएच जो है ये हमारे मस्तिष्क से, ठीक है, ये पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड से कौन से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं? एक एलएच और एक एफएसएच, ठीक है। एलएच को ल्यूटिलाइजिंग और एफएसएच को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, यानी कि फॉलिकल, फॉलिकल का मतलब ये फॉलिकल को बनाएगा, है ना, पुट्टक को बनाएगा। जैसे पेड़ा मिलेगी रिलीज होगा, ये पुट्टकाओं का निर्माण करना स्टार्ट कर देगा, है ना। जैसे हार्मोन्स रिलीज होगा, मेल में क्या करेगा, जो कोशिकाएं हैं उसको विभाजन करने के लिए प्रेरित कर देगा, जिससे नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। अगला, स्पर्मिएशन शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है? शुक्र जनन नलिका से, शुक्रवाहिनी से, अधिवृषण से, प्रोस्टेट ग्रंथि से। जो स्पर्मिएशन होता है ना, शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है? बताइए कहाँ से, शुक्रजनक नलिका से या शुक्रवाहिका से या अधिवृषण से या प्रोस्टेट ग्रंथि? इस स्पर्मिएशन को हम हिंदी में कहते हैं वीर्यसेचन। तो वीर्यसेचन शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया होती है? तो शुक्र जनन नलिका से, क्योंकि इसी शुक्र जनक नलिका में क्या होगा, स्पर्म का निर्माण होता है, और स्पर्म जैसे ही स्पर्मेटिड बनेगा उसी के अंदर सर्टोली कोशिका में उसका सिर धसा हुआ होता है। जब सर्टोली कोशिका से अलग होगा तो शुक्रवाहिनी वाहिका के द्वारा, शुक्रवाहिनी, ठीक है, शुक्रवाहिका शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय में जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, शुक्राशय हमारी क्या है? सहायक ग्रंथि। तो ये शुक्रजनक नलिका में मुक्त होने की क्रिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ग्राफिन पुटक पाई जाती है स्तनियों के अंडाशय में, स्तनियों की प्लीहा में, लसिका गांठों में या मेढक के अंडाशय में। ये ग्राफिन पुटक, जो ग्राफियन पुटक है वो मानव बहुत सारे स्तनी हैं, है ना। स्तनी में जैसे हम मानव है तो जितने भी स्तन पे है, ठीक है, या जिसके अंदर क्या है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसमें स्तन ग्रंथियां प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं ये क्या है? स्तनी है ना, स्तनधारी है। ठीक है, तो ग्राफिन पुटक पाई जाती है। जो ग्राफिन पुटक होती है वो स्तनियों के अंडाशय में होती है या लसिका गांठों में, जो हमारी लिम्फ की गांठें होती है ना, जो लिम्फाइड आर्गन जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र को करता है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोगाणु आ रहा है तो हमारा कौन करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। और प्रतिरक्षा तंत्र में जो हमारा लसकाब अंग होता है ना, बी सेल, टी सेल, ये बी सेल और टी सेल्स ही हमारे अंदर कोई भी रोगाणु आते हैं उससे हमें सुरक्षा देते हैं। तो स्तनियों के अंडाशय में क्या होगा? ये ग्राफिन पुटक पाई जाती है। पहले पुटक होता है ना। तो जैसे ही हार्मोन्स बनेगा प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, और तृतीयक पुटक में द्वितीयक अंडाणु होते हैं। हार्मोन्स का लेवल जैसे हाई होगा ग्राफिन पुटक फटेगी, अंडाशय ग्राफिन पुटक से बाहर निकलेंगे और वही ग्राफिन पुटक कार्पस लूटियम में चेंज हो जाएगी, बाद में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करेगी, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है
LTH द्वारा, FSH तथा LH द्वारा, LTH तथा TSH के द्वारा, या ADH तथा LH द्वारा। स्त्री में जो अंडोत्सर्ग होता है, जो ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, ये भी जो है हार्मोन्स की वजह से है। हार्मोन जब रिलीज होगा तब ये क्रिया होगी, हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे शरीर का जो नियंत्रण समन्वय करता है वो सारे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। अब कोई भी हमारे शरीर के अंदर जो भी चेंज हो रहा है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गई, मास्टर ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, पैराथायराइड हो गई, अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि होती है जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों। बाह्यस्रावी जब हमारा पाचन होता है तो हम कुछ भी खाते हैं तो उसका पाचन होता है, तो पाचन में भी हेल्प करती है। और अग्नाशयी ग्रंथि के द्वारा भी अंतःस्रावी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर के नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। तो स्त्रियों में जो अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन हो रहा है वो किसकी हार्मोन्स की पीड़ा से होता है? कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जिसकी पीड़ा से होगा? तो एलएच और एफएसएच के द्वारा, यानी कि ल्यूटिलाइजिंग और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा ओव्यूलेशन की क्रिया नियंत्रित होती। अगर ये एलएच और एफएसएच का लेवल ज्यादा नहीं होगा, जब ये नॉर्मल, ठीक है, मानो ये मास्टर ग्लैंड के द्वारा इनका लेवल क्या है, नॉर्मल है, तो क्या होगा, अंड जनन या शुक्र जनन की क्रिया होगी। यहाँ पे महिला की बात हो रही है, जैसे ही लेवल बढ़ेगा दोनों का, है ना, दोनों का जैसे ही स्राव और ज्यादा बढ़ेगा, जो ग्राफिन पुटक होती है वो फट जाती है और यही अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, तो एफएसएच और एलएच के द्वारा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, शुक्र जनन किन कोशिकाओं में होता है? शुक्र जनन की, ठीक है, शुक्र जनन की जो क्रिया होती है वो किस कोशिकाओं में होती है? सर्टोली कोशिका में, जननिक उपकला में, अधिवृषण में, या शुक्र कोशिकाओं में? तो जो शुक्र जनन की कोशिकाएं हो रही है वो कहाँ होती है? तो देखो, शुक्र जनन की जो कोशिका क्रिया होती है वो जननिक उपकला में, है ना, यानी कि शुक्र नलिका के अंदर जो नर जन्मशील होती है ना, जो जननिक उपकला होती है, ठीक है, जो जर्म एपिथेलियम होती है उनके द्वारा शुक्र जनन की क्रिया निर्माण होती है, या इन्हीं जो कोशिकाएं होती है, जननिक उपकला कोशिकाएं विभाजन करती हैं, विभाजन से मेल गैमेट का निर्माण करती है। ठीक है, अगला, निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र होता है? युग्मनज में, ऊगोनिया में, स्पर्मेटोगोनिया में, या द्वितीयक oocyte में? द्वितीयक oocyte को, ठीक है, द्वितीयक oocyte में जो गुणसूत्रों की संख्या n होगी, या जो स्पर्मेटोगोनिया बनता है, तो स्पर्मेटोगोनिया में गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी यानी 23 n होगी, या युग्मनज में होगी? तो किस में होती है बताइए, स्पर्मेटोगोनिया, युग्मनज, या द्वितीयक oocyte, या ऊगोनिया में? देखो, स्पर्मेटो जो गोनिया है इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होगी वो 2n होती, ऊगोनिया है इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। युग्मनज यानी जायगोट है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n, यानी कि द्विगुणित होते हैं। लेकिन जो द्वितीयक oocyte है, ठीक है, क्या है, जो द्वितीयक oocytes होते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्राथमिक प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। तो जो प्राथमिक oocyte होता है ना, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्रों की भी जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो द्वितीयक oocyte में जो क्रोमोजोम, नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम होते हैं वो कितने होते हैं, 20, कितने, 23 होती। ठीक है, अगला, मारुला परिवर्धन की अवस्था है। ये जो मारुला है ना, जो ये मारुला है, तो मारुला परिवर्धन की अवस्था होती है युग्मनज व कोरक पुट्टी के बीच की, या कोरक पुट्टी व गैस्ट्रुला के बीच की, या अंतरोपण के बाद की, या अंतरोपण व प्रसव के बीच की? तो जो मारुला परिवर्धन होता है, ठीक है, मारुला में क्या होगा, जो परिवर्धन होगा, तो ये मारुला परिवर्धन किसके बीच की अवस्था होती है? क्या जब कोरक पुट्टी बन गई, देखो जैसे ही कोरक पुट्टी बनेगा भ्रूण का सगर्भता होगी, सगर्भता के बाद गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। गैस्ट्रुला जैसे ही निर्माण होगा, उनमें से जो 3 जनन परतें होती हैं उन 3 जनन परतों का क्या होगा, वहां पे निर्माण। ठीक है, तो मॉरुला परिवर्धन की अवस्था है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि
युग्मनज व कोरक पुट्टी की बीच की अवस्था होती है। ये जो युग्मनज है ये होते हैं 2n, है ना। तो ये 1 है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो ये 4 से, ठीक है, 8 से 16, 16 से 32, तो ये 8 से 16 की जो अवस्था होती है ना, 2 से लेके 8 तक की अवस्था को हम कहते हैं ब्लास्टोमेर कोरक खंड कहते हैं। 8 से 16 तक की अवस्था को, या 8 से 32 या 16 से 32 वाले अवस्था को हम मारुला कहते हैं, क्योंकि ये ठोस गेंद जैसी संरचना होती है। जब ये ठोस गेंद जैसी संरचना बन जाती है, तब इनमें जो ब्लास्टोसिस्ट चेंज हो जाता है, ब्लास्टुला चेंज हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। ठीक है, अभी तो देखो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया, अब देखो सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। देखो कभी कभी आता है वृषण के 2 कार्य लिखिए, ठीक है, वृषण के 2 कार्य लिखिए। तो देखो 2 कार्य में आपको क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि जो वृषण होता है वो क्या होगा, नर लैंगिक हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है। ठीक है, वृषण का पहला कार्य क्या होगा, ये नर लैंगिक हार्मोन्स, ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है उस हार्मोन्स को वो दूसरा क्या होगा कि वृषण में ही नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण करना। तो नर युग्मक का निर्माण करना, ठीक है, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो, क्या ये लिख सकते हो कि वृषण नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण करता है और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण करता है। ठीक है, ये 2 कार्य आपको लिखने हैं। ठीक, अगला, कभी कभी होता उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है ना। उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती। एक चीज आपको ध्यान देना, जैसे अंड जनन की क्रिया होती है, तो अंड जनन की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन रुका रहता है। अर्धसूत्री विभाजन कब पूरा होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब, ठीक है, मेल गैमिट का केंद्रक, है ना, मेल गैमिट का केंद्रक, मानो ये अंडाणु की संरचना है, इस अंडाणु की संरचना में ये क्या है, ये इस फीमेल का, ठीक है, इस अंडाणु का केंद्रक है। अब निषेचन के दौरान जब इसका एक्रोसोम वाला भाग के द्वारा जो हार्मोन्स एंजाइम रिलीज होते हैं, उस हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है, इनके अंदर का जो एक केंद्रक है ये कहाँ चला जाएगा, इस अंडाशय में, सॉरी इस अंडाणु के अंदर। ठीक है, अब ये जैसे दोनों आपस में, इनसे संलयित होने से पहले क्या होगा, ये आपस में संलयित हुए, संलयित होने के बाद यहाँ पे जो अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन रुका होता है, वो सेकेंड विभाजन पूरा होके बनेगा क्या, ध्रुवी केंद्रक का निर्माण। अब यही जब ध्रुवी केंद्रक बनेगा, तो ध्रुवी केंद्रक बनने के बाद यहीं पे होता है लिंग का निर्धारण। ये अपना क्या देगा, क्रोमोसोम देगा, क्योंकि इसमें भी 23 ही है ना, इसमें भी 23 है और इसमें भी 23 है, इसका XX है और इसका XY है। अगर निषेचन के दौरान, ठीक है, युग्मक संलयन के दौरान अगर यक्ष गुणसूत्र जाएगा और ये अपना यक्ष देगी तो क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, अब निषेचन के दौरान अगर पुरुष का यक्ष गुणसूत्र, महिला का भाई दोनों सेम है, तो यक्ष होगा तो क्या होगा, लड़की होगी। तो यहीं पे निषेचन के दौरान ही लिंग का निर्धारण भी होता है और उसके साथ साथ जो अर्धसूत्रीय सेकेंड विभाजन अंडजनन की क्रिया में रुका होता है वो क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, तो उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो कोशिका विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती। अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन के दौरान स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और ये जो स्पर्मेटिड बनते हैं ये गोल संरचना होती है, यानी कि इनमें कोई भी ऐसा, बस गोल संरचना के साथ साथ इनका एक न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस में और भी क्या चाहिए, पार्ट चाहिए, इसके लिए जो सर्टोली कोशिकाएं होती है वो पोषण देती है। तो वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित अवलंबन कोशिकाएं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स, अवलंबन कोशिकाएं, सपोर्टिंग सेल्स या सर्टोली कोशिकाएं एक ही है। ठीक है, तो वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित अवलंबन कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। यानी ये जो स्पर्मेटिड है, जब इसको ये सर्टोली कोशिका पोषण देगी तो पोषण देने के दौरान इनमें चेंज क्या होगा कि इनका कुछ भाग टोपी नुमा होगा,
ठीक है। और उसके बाद बीच वाले भाग में इसका केंद्रक आएगा, केंद्रक के बाद इसका वक्ष वाला भाग बनेगा और वक्ष वाले भाग के साथ साथ इसके टेल का निर्माण होगा। ठीक है। तो इसके जो हिड वाले पार्ट्स में टोपीनुमा संरचना, इसको एक्रोसोम कहते हैं, इसमें एंजाइम होगी। ठीक है। बीच में इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये वक्ष वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होगी और ये टेल भाग इसको मूवमेंट करने के लिए कार्य करेगा, यानी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, गति करने के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर जो प्रेजेंट होगी ये उसको क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है। और इसका जो टोपी वाला भाग है, एक्रोसोम है, इनके अंदर जो एंजाइम रिलीज होगा ये इसके न्यूक्लियस को अंडाणु में जाने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, जाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित अवलंबन कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं परिवर्तनशील शुक्राणु को क्या करती है, पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है। लीडिंग कोशिकाओं के का क्या कार्य है, देखो लीडिंग कोशिका और सपोर्टिंग सेल में अंतर होता है, लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लीडिंग कोशिका और अवलंबन कोशिकाओं को एक ही समझ लेते हैं। ठीक है, जो लीडिंग सेल होती है और जो अवलंबन कोशिका उसको एक ही समझ लेते हैं, तो एक नहीं होता। तो लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं, देखो लीडिंग कोशिकाओं के कार्य क्या होते हैं कि वृषण की लीडिंग कोशिकाओं यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती है। लीडिंग कोशिकाओं का कार्य है हार्मोन्स को रिलीज करना, वो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है ये नर के सहायक जनन अंग जो होंगे और जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनको विकसित कर। तो नर में सहायक अंग कौन से होते हैं, अधिवृषण हो गया, है ना, वृषण पालिका हो गया, शुक्र नलिका हो गया, शुक्रवाहक हो गया, ये सारे क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। तो जब ये हार्मोन्स रिलीज होंगे तो ये हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से ये जितने भी अंग होंगे ये क्या होंगे, विकसित होंगे, है ना, विकसित होंगे। विकसित होने जब ये विकसित अच्छी तरीके से हो जाएंगे तो इनके द्वारा जो कार्य होते हैं वो कार्य संपन्न। इसके साथ साथ द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी दाढ़ी मूछ का आना, है ना, हमारे वक्ष का चौड़ा होना, आवाज का भारी होना, ये सारे लक्षण दिखेंगे। ठीक है, तो ये लीडिंग कोशिकाओं के कार्य होते हैं। अगला, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताइए। ठीक है, एक महिला का स्त्री जनन तंत्र है और उस स्त्री जनन तंत्र में ठीक है, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग कौन सा होता है। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा भाग है जो विशेष कार्य को करता है। आंसर में क्या लिखोगे, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका का झालर रुमा कीपक भाग है। देखो ये मादा जनन तंत्र है, ये मादा जनन तंत्र भाग है। ठीक है, अब इसमें जो एग का निर्माण हुआ, मानो यहाँ पे एग का निर्माण हुआ तो ये रहते हैं ग्राफिन पुटक में। कहाँ पे रहते हैं, ग्राफिन पुटक में। मानो ये ग्राफिन पुटक के अंदर है। अब जैसे ही ग्राफिन पुटक के अंदर एग गए तो जाने के बाद इनमें क्या होगा, हार्मोन्स के लेवल, जैसे हार्मोन्स का लेवल हाई हुआ ये ग्राफिन पुटक फट जाएंगी। फटने के बाद ये जो झीलरी होती है, इस कीपक में जो फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको झिलरी कहते हैं, इस झिलरी के माध्यम से ये आगे जाए। ठीक है, तो अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका का झालर नुमा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, कीपक भाग। ठीक, अगला, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखिए। अग्रपीयूष ग्रंथि जो है, ठीक है, जो हमारी अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा जो दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन से होते हैं। तुम्हारी जो मास्टर ग्लैंड है ना, पीयूष ग्रंथि का जो अग्र भाग होता है उससे दो प्रकार के हार्मोन्स, एक होता है एलएच हार्मोन्स, दूसरा होता है एफएसएच हार्मोन। अब एलएच और एफएसएच का कार्य क्या होता है आप देखिए। देखिए, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स तथा एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी पीयूष ग्रंथि की अग्रभाग से रिलीज हो।
किसके प्रेरणा से रिलीज होंगे? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जब रिलीज होगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हमारे हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। जैसे ही हाइपोथैलेमस के द्वारा जीएनआरएच हार्मोन रिलीज होगा, ये क्या करेगा? प्रेरणा देगा किसको? पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, एलएच और एफएसएच। यही हार्मोन्स का मेन कार्य होता है। ये हार्मोन्स रिलीज ना हो तो एक जो एक नई जाति का अस्तित्व हो रहा है ना, जो गैमिट का निर्माण हो रहा है, वो गैमिट बने ही ना। जब गैमिट नहीं बनेगा तो निषेचन नहीं होगा, जब निषेचन नहीं होगा तो एक नई संतति का जन्म। ठीक है। अगला, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती? जो नर जन्म कोशिकाएं होती, वो किस विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती? देखो, जो नर जन्म कोशिकाएं होती, तो नर के वृषण की जननिक यानी कि जन्म उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। और यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं यानी सेमनीफेरस ट्यूबुल में होती। देखो कैसे। सबसे पहले क्या होता है, ये मानो वृषण है, ठीक है। अब इस वृषण के अंदर वृषण पालिका की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 250। संख्या कितनी होगी? 250 होती है ना। तो प्रत्येक जो वृषण पालिका होगा, इस वृषण पालिका में क्या होंगे? शुक्र नलिका में भी। और इस शुक्र नलिका की जो संख्या होती है वो 1 से 3 होती। कितनी? किसी किसी में 1 भी रहेंगी, किसी किसी में 2 भी रहती हैं, और किसी किसी में 3 भी रहती। ये शुक्र नलिका है। इस शुक्र नलिका के 2 भाग होते हैं। एक तो इसकी नरजन्म कोशिका होती है, ठीक है, और एक दूसरी इसकी सटोली कोशिका। तो इनकी जो नरजन्म कोशिका होगी, कौन सी सेल? नर जर्म कोश। ये नरजन्म कोशिका क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। इनमें क्या होगा? विभाजन होगा। विभाजन से क्या बनेगा? ठीक है, इनमें विभाजन होगा। विभाजन से प्राथमिक शुक्राणु, ठीक है, प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से शुक्राणु प्रसु बनते, जिसको हम स्पर्मेटिड कहते हैं। यही स्पर्मेटिड क्या होगा? परिवर्धनशील होगा, और जिससे एक विकसित मेल गैमेट का निर्माण हो। ठीक है। अगला, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती? देखो, जितने भी जीव है सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग हो। किसी में 46 है, किसी में 22 है, किसी में 14 है ना, किसी में 8 है। तो वो अलग अलग संख्या होती है। तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? देखो, जो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है, और संख्या में 46, है ना। और कौन कौन से? यक्स एक्स और यक्स वाई। तो देखो, ये जो यक्स एक्स होता है, ये मेल में भी, ठीक है, मेल में भी यक्स एक्स कितना होता है? 22 जोड़ा होता है। कितना होगा? 22 जोड़ा। और फीमेल में भी कितना होगा? ये जो एक्स एक्स होगा, है ना, फीमेल का 23वां जो होगा वो तीनों क्या होंगे? यक्स एक्स होंगे। इस मेल का जो एक 23वां वाला गुणसूत्र होता है, ये एक्स वाई होता है, जिसी को हम, इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है। ओके। तो गुणसूत्रों की संख्या 46, और अगर जोड़ा की बात करोगे तो कितनी? 23। ठीक है, संख्या कितनी हो जाएगी? 46, और जोड़ा 23। नेक्स्ट, नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते? अब एक नर है ना। देखो, जो महिला में होता है, महिला में जो उसका अंडाशय वाला भाग है वो बाहर नहीं होता, है ना, जो हमारी उदर गुहा है उसके बाहर नहीं होता। लेकिन जो मेल का टेस्टिस होता है वो उदर गुहा के बाहर होता है। वो क्यों होता है? रीजन क्या है बाहर होने का? तो देखो, नर मानव में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश यानी कि स्कोटम में उपस्थित होते, है ना। मानो ये भाग है, ठीक है। तो ये एक स्कोटम यानी कि ये जो वृषण कोश होता है,
ठीक है, किसमें? इस वृषण कोश में उपस्थित होता है, में होगा वृषण कोश में ये प्रेजेंट होता है। ठीक, वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। अतः जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हटकर वृषण कोश में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये क्या होते हैं, है ना, इनमें क्या होगा, जब पहले एक भ्रूण का निर्माण होता है ना, या मानो एक जब मेल का निर्माण होता है, तो उनमें जो उसका टेस्टिस वाला भाग वो अपने मूल स्थान पे होता है। ठीक है, कहाँ होता है, मूल स्थान पे होता है, यानी उधर गुहा में होता है। लेकिन जन्म से पूर्व, यानी कि जब प्रसव क्रिया स्टार्ट होगी, जन्म होने वाला होगा, उसके कुछ टाइम पहले जो वृषण होगा वो वृषण कोश में के पास आ जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ठीक है, अपना उसका जो मूल स्थान यानी जो उधर गुहा वाला भाग है उससे हटेगा, और हटने के बाद कहाँ पे, वृषण कोश में आ जाएंगे। क्योंकि जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, उतने टेम्परेचर पे मेल गैमेट का निर्माण नहीं हो सकता, इसीलिए टेम्परेचर डाउन चाहिए, ठीक है, कम चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि इनका शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम ही हो। मान लो 37 है, ठीक है, तो 37 है तो कितने होंगे, 34 भी हो सकते हैं या तो 35 भी हो सकते हैं। ठीक, इतने ही होंगे, इतने पे बनना इजी है, बन सकते हैं, इससे ज्यादा हाई होगा तो वो नहीं बन सकता। ठीक है, तो रीजन यही है कम होने की। ओके, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित आरेख बनाइए। ठीक है, जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसके अनुप्रस्थ यानी कि जब ये ओवरी है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये बादाम की संरचना, बादाम खाते ना, बादाम की जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो ये बादाम नुमा संरचना का जब हम क्या करते हैं, टीएस कट करते हैं, क्या करेंगे, टीएस कट करते हैं, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, है ना। देखो कोई भी एक जीव काटा जाता है, या तो उसको एलएस काटा जाता है उसका, या तो इसका टीएस काटा जाता है। एलएस जब आप काटोगे तो उतना अच्छे से उसका अंदर का भाग नहीं देख सकते, लेकिन टीएस जब कट करते हो, टीएस आपका बहुत अच्छे से दिखता है। जैसे आप अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होता होगा, जब आपको, आप किसी भी प्लांट को कट करते हो, है ना, जब आप किसी भी पौधे को कट करते हो तो उसका आप टीएस कट करते हो, है ना। टीएस आपका मानो ये पार्ट्स है, तो ये टीएस हो गया, है ना। टीएस में यानी कि आधा पार्ट्स इसका ऊपर हो गया, आधा नीचे हो गया, तो टीएस आप कट करोगे तो वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। लेकिन जब आप अक्सर करके किसी जीव को काटते हो, है ना, कोई भी जीव को काटोगे, मछली काटना होगा या कुछ भी काटना होगा, तो उसका आप एलएस काटते हो, है ना। मानो ये क्या, इसका एलएस काटोगे, एलएस काटने पे आप क्या देखोगे, सबसे पहले इसका जो ब्रेन वाला जीव का हम एलएस क्यों कट करते हैं, अगर मानो हम इंसान का, ठीक है, हम मानव का एलएस काटा जाएगा, ठीक है, ये बीच वाला भाग से काटा जाएगा, तो आधा मस्तिष्क हमारा इधर, आधा इधर, है ना, एक आंख वाला पार्ट एक साइड, दूसरा इधर साइड, ठीक, क्योंकि हमारे शरीर में जोड़े वाला भाग है, तो एलएस काटा जाता है। ठीक है, तो एलएस इसका टीएस यानी कि अनुप्रस्थ काट चाहिए। इसमें अब देखो इसमें क्या क्या चीजें है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट क्या है, प्राथमिक पुटक, क्या है, प्राथमिक पुटक। ये प्राथमिक पुटक का जो निर्माण हुआ होता है ना, ये जो पुटक कोशिकाएं हैं, यहाँ पे प्राथमिक पुटक है और ये है पुटक कोशिकाएं। ये जो फॉलिकल सेल्स होती है, ये एक लड़की में या एक महिला में जन्म से पहले ही बन चुकी होती है ना। जब उसका विकास हो रहा होता है गर्भाशय के अंदर, तब से ही उनमें पुटकों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब एक लड़की दुनिया में आती, जन्म लेती है, तो उनके अंडाशय में लगभग 60 से 80 हजार, है ना, कहीं कहीं आपको 60 से 80 हजार भी मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ 70 से 80 हजार मिल जाएगा। तो इनमें 60 से 80 या 70 से 80 हजार जो पुटक होते हैं उनका निर्माण हो चुका होता है। ठीक है, लेकिन उस लड़की का क्या हो गया, जन्म हो गया। अब जैसे ही जन्म होगा तो इनमें जो विभाजन की क्रिया है ना, जो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होने ही वाला है, वो रुक गया, वो अब नहीं होगा।
लेकिन उनमें जो पुटक होते हैं वो पुटक शांत नहीं रहते, है ना। क्या होता है उसमें कि जो पुटक बने होंगे वो अपनी सेना तैयार करते हैं, यानी अपने चारों ओर लेयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्राथमिक पुटक, है ना, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, जो ग्राफीन पुटक होती है। तो इन ग्राफीन पुटक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जब किशोरावस्था आएगी, हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो यही जो पुटक होते हैं वो प्राथमिक पुटक में चेंज होंगे, प्राथमिक पुटक से द्वितीयक पुटक में बनेंगे, द्वितीयक पुटक से, ठीक है, द्वितीयक पुटक बनेगा। द्वितीयक पुटक के अंदर जब एक अंडाणु निकलेगा तो जो द्वितीयक अंडाणु होगा उसके कई सारी लेयर होती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, है ना। ये अंडाणु की सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। उसके बाद सेकेंड जो लेयर आती है उसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। थर्ड लेयर जो आती है उसका पीत कोष होता है, और पीत कोष में जो एग का केंद्रक उपस्थित हो, ठीक है, क्योंकि एग का क्या होगा, केंद्रक उपस्थित होगा। तो यहाँ पे आपको इस संरचना में क्या दिख रहा है, ये जो फॉलिकुलर है, ये पुट्टिकाएं हैं, ये पुट्टिकाएं चेंज किस में हुई, प्राथमिक पुटक में, है ना। प्राथमिक से द्वितीयक में, द्वितीयक से क्या बना, ठीक है, द्वितीयक बन गए, द्वितीयक से ग्राफीन पुटक फूटी, ग्राफीन पुटक से यहाँ पे आपको कार्पस लूटियम दिख रहा है, ये कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करेगा, है ना। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जैसे ही, ठीक है, जैसे ही एग का निर्माण हो गया, ये आपको जो संरचना है ये आपका द्वितीयक अंडाणु का है। अब जैसे ही एग का निर्माण हुआ, ये प्रेजेंट किसमें, ग्राफीन पुटक, ये ग्राफीन पुटक फटेगी, यहाँ से ये जो एग है बाहर निकल, तो यहाँ से यहाँ जब ये निकल रहे अंडाशय से, ठीक है, अंडाशय से निकल रहे हैं तो ये ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाती है। और यहाँ पे आपकी जो फटी हुई पुट्टिका है, ये फटी हुई पुट्टिका किसमें चेंज हो जा रही है, कार्पस लूटियम में। और ये कार्पस लूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावित करेगा। ध्यान देना, पुटक, पुटक से प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक बनेगा, द्वितीयक से तृतीयक बना, तृतीयक से ये फटा, फटने के बाद एक जो है बाहर आ गया, और यही जो पुटक, फटी हुई पुटक है, ये किस में चेंज हुई, कार्पस लूटियम में। कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या होंगे, स्रावित होंगे। ठीक है, अब यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब स्रावित होंगी तो ये जब एग का निषेचन फैलोपियन नलिका में होगा तो उसको रोपित करने में, है ना, गर्भाशय को सफल बनाने में वो हेल्प करेंगे। ठीक है, अगला, स्त्री में एक पूर्ण विकसित ग्राफियन फॉलिकल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, है ना। परिपक्व ग्राफिन पुटक, परिपक्व ग्राफिन पुटक का डायग्राम पूछा जाता है कि परिपक्व ग्राफिन पुटक क्या होते हैं। तो देखो, परिपक्व ग्राफिन पुटक के सबसे बाहर की लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं बाह्य थीका, और इंग्लिश में कहते हो एक्सटर्नल थीका। क्या कहते हो, एक्सटर्नल थीका। एक्सटर्नल थीका के बाद ये जो लेयर, ठीक है, ये जितनी भी ए वाली लेयर है, इस लेयर को हम कह रहे हैं एक्सटर्नल थीका यानी कि बाह्य थीका। बाह्य थीका के बाद ये जो लेयर आती है, ये पूरी लेयर इसकी है कोरोना रेडिएटा, यहाँ पे कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाद ये जो लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं जोना पेलोसुडा, ठीक है। और बाकी ये जो गुहा है, यानी जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को कहते हैं पुट्टिका गुहा या फॉलिकल कैविटी। ठीक है, फॉलिकल कैविटी के बाद ये बीच में क्या है, क्यू, अफोरस है, ठीक है। अफोरस के बीच में ये जो छोटी सी संरचना है, यही आपके अंडकोश का है। अब जैसे ही हार्मोन्स की वजह से फट जाएगी, फटने के बाद ये सिर्फ एक ही, ये छोटा सा जो पार्ट है वो बाहर निकलेगा, बाकी ये ग्राफीन पुटक से किसमें चेंज हो जाएंगे, कार्पस लूटियम ये परिवर्तित, किसमें चेंज होंगे, कार्पस लूटियम में ये चेंज हो जाएंगे। जब कार्पस लूटियम में चेंज होंगे तो हार्मोन्स को, ठीक है। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाएगी, ठीक है, मेल गैमीट का नामांकित चित्र बनाएगी। ओके, देखो, अब इसके बीच वाले भाग में, ठीक है, ये इसकी माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया ये इसकी टूप का भाग, और बीच में इसका क्या है, क्या है, न्यूक्लियस। नेमिंग कर दोगे, न्यूक्लियस हो गया, यस।
वक्ष भाग या मध्य भाग भी कह सकते। मध्य भाग, मध्य भाग के अंदर क्या है? माइट्रोकांड्रिया। क्या है? माइट्रोकांड्रिया। ठीक है, और माइट्रोकांड्रिया की बात क्या है? ये इसका पुक्ष वाला भाग है। तो जो मेल गैमिट है, इसके 3 भाग होते हैं, है ना? ये 3 भागों में डिवाइड होता है सिर में, ठीक है। ये इतना, ये पूरा जो इसका भाग है, इसको हम कहते हैं हिड वाला भाग, है ना? और ये इसका मध्य भाग यानी कि वक्ष वक्ष वाला भाग है, और इसका पूंछ वाला भाग है, ठीक है। तो इसके जो सिर वाले भाग पे, ठीक है, इसके सिर वाले भाग पे एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम के द्वारा क्या रिलीज होते हैं? एंजाइम। क्या रिलीज होंगे? एंजाइम। ये इनका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस हमेशा ध्यान देना क्या होते हैं? अगुणित। अगुणित क्यों होंगे? क्योंकि इनमें जो गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 23, यानी कि ये यन हो। ठीक। ये इसका मध्य वाला भाग जो माइट्रोकांडिया है, माइट्रोकांडिया क्या करेगा? ऊर्जा देगा। इसलिए ऊर्जा देगा, ये जो टेल है ये इसको गति देगी। तो गति करने के लिए इस माइट्रोकांडिया के द्वारा इसको ऊर्जा मिलेगा। जब ये संलयित होने होगा, तो संलयित होने के लिए इस एक्रोसोम के द्वारा ये एंजाइम रिलीज करेंगे। जैसे एंजाइम रिलीज करेंगे, इनका केंद्रक जो होगा वो अंडकोशिका के केंद्रक से संलयित हो जाएगा। ध्यान देना, निषेचन के दौरान शुक्राणु का पूरा भाग नहीं जाता, सिर्फ उसका न्यूक्लियस वाला भाग जाता। सिर्फ कौन सा भाग जाएगा? केंद्रक वाला ही भाग जाएगा, बाकी उसका वक्ष वाला भाग हो गया या उसका टिल वाला भाग हो गया, वो नहीं जाता। ठीक है, ठीक है। अगला, मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है, ठीक है। देखो, मानव की स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। या अथवा क्या पूछा जाता है कि स्तन ग्रंथि के आरेखिक काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये या तो डायग्राम पूछ देगा, और डायग्राम के साथ साथ, ठीक है, डायग्राम भी पूछ देगा, और डायग्राम के साथ साथ आपको क्या पूछेगा? इसके बारे में लिखने के लिए। तो अगर डायग्राम पूछेगा, सिर्फ डायग्राम बनाना, और लिखने के लिए आएगा तो सिर्फ लिख देना। ठीक है, ठीक है। ये डायग्राम क्या कर देना है? आपने बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद क्या कर दोगे? सिंपल सा, टफ नहीं। 2 बार, 1 से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, क्या आ जाएगा। ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको कहते हैं। के बाद ये यहाँ पे ग्रीवा है। ठीक है, ये ग्रीवा जिसको हम इंग्लिश में सर्विक्स कहते हैं, इसको अंडाशय कहते हैं, आप इसको भी बोलते हो। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, कहते हैं, क्या बोलेंगे? झिलरी। इस चौड़े भाग को कीपक। ठीक है, चौड़े भाग को कीपक। ये थोड़ा सा चौड़ा वाला भाग इसको का, जिसमें का, ठीक है। और ये जो पतला सा भाग है, भाग को संकीर्ण पथ कहते हैं। संकीर्णन पथ के बाद यही वाला पार्ट सिधर भी है। ठीक है, ये बाहर जो इसको परिगर्भाशय, परिगर्भाशय, बीच में इसको मध्य गर्भाशय, मध्य गर्भाशय, और मध्य गर्भाशय के बाद ये जो रेड वाली संरचना है, हम कहते हैं अंतः गर्भाशय। क्या बोलोगे? अंतः गर्भाशय। और अंतः गर्भाशय के बाद ये क्या है? एक यानी कि अंडाणु प्रजनन। जब सिर्फ आपसे मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछेगा,
ठीक है, जब सचित्र वर्णन पूछेगा तो आपको पूरा डिटेल लिखना होगा, या सिर्फ बस आपसे डायग्राम पूछे, चित्र पूछे तो बस आपको डायग्राम बना, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना। और ये जो भाग है, क्योंकि जो स्नायु से इससे ऐड होगा, स्नायु के द्वारा। है ना, ये ग्रीन वाली जो संरचना है, इसको हम कहते हैं स्नायु या लिगामेंट कहते हैं, क्योंकि जो अंडाशय होता है वो लिगामेंट के द्वारा, है ना, लिगामेंट के द्वारा या स्नायु के द्वारा किससे जुड़ा होता है, गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। किससे अटैच होगा, गर्भाशय से वो जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जब स्तन ग्रंथि पूछेगा, ठीक है, स्तन ग्रंथि का चित्र बनाओ या नामांकित चित्र का सचित्र वर्णन करो। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी। देखो, स्तन ग्रंथियां जो होती है, स्तन ग्रंथियां में लगभग 15 से 20, कितनी, 15 से 20 कूपिकाएं होती। क्या होंगी, 15 से 20 कूपिकाएं। तो ये स्तन पालिका होती है। ठीक है, क्या होंगी, 15 से 20, 15 से 20 क्या होती हैं, स्तन पालिका होती हैं। और इस स्तन पालिका के अंदर कूपिकाएं होती। ठीक है, ये क्या हो गई, इनकी जो संख्या है ना, 15 से 20 क्या हो गई, स्तन पालिका, स्तन पालिका। अब इस स्तन पालिका के अंदर, ठीक है, ये स्तन पालिका के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, कूपिकाएं। ठीक है, सारे में क्या होंगी, कूपिकाएं प्रेजेंट। अब ये कूपिकाएं होंगी। कूपिकाएं के बाद साइड साइड में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज उत्तक। ठीक है, साइड साइड में आपको क्या दिखेंगे, एडी। ठीक है, ये जितने भी कि जो खाली स्थान आपका बचेगा, इस खाली स्थान में प्रेजेंट होते हैं एडिपोज। ठीक है, कौन से उत्तक, एडिपोज उत्तक। ठीक है, तो ये क्या है, एडिपोज, एडिपोज। इस एडिपोज उत्तक में भरे होते हैं क्या, वसा। ठीक है, सारे में क्या भरा होगा, वसा। ठीक है, इधर भी जितने भी हैं सारे में क्या भरे होंगे, वसा। ये क्या है, वसा प्रेजेंट है। अब ये वसा हो गया, इसके बाद ये अंदर जो है इसको कहते हैं कूपिका। इसी कूपिका में हार्मोन्स की पीड़ा से क्या बनेगा, दुग्ध का निर्माण। ठीक है, दुग्ध का निर्माण हो गया। अब दुग्ध निर्माण होने के बाद आगे क्या देखोगी, इनकी जो पालिकाएं हैं, है ना, ये जो वृषण पालिकाएं हैं, ये चेंज किस में होंगी, ये आगे जाके बनाएंगी अस्तन नलिका। ठीक है, ये सारे क्या करेंगे, अस्तन नलिका कैसे बनाएंगे, ये सारे इकट्ठा होंगी और ये सारे से नलिका जब निकलेगी, ये नलिकाएं आगे चल के अस्तन नलिका में खुलेंगी। कहाँ खुलेंगी, अस्तन नलिका में, ये आगे चल के सारी सारी जो कूपिकाएं होंगी वो आगे जाके अस्तन नलिका में खुले। ये क्या है, अस्तन नलिका, अस्तन नलिका। अब जब ये अस्तन नलिका में खुली, अस्तन नलिका के बाद ये आगे जाके अस्तन वाहिनियां बनाएंगी। ये जो अस्तन नलिका होंगी, ये अस्तन नलिकाएं आगे चल के क्या बनाएंगी, अस्तन वाहिनियां। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो गई, अस्तन वाहिनियों में। ढेर सारी क्या निकलेंगी यहाँ से, अस्तन वाहिनियां। ठीक है, यहाँ से भी क्या निकलेंगी, अस्तन वाहिनियां। तो ये क्या है, अस्तन वाहिनियां, अस्तन वाहिनियां। अब अस्तन वाहिनियां जाके आगे एक तुम्बिका में, यानी कि एक गुच्छ जैसी संरचना बना लेंगी। ठीक है, ये गुच्छ जैसी संरचना बनाएंगी। इस गुच्छ वाली संरचना को हम कहेंगे अस्तन तुम्बिका। ठीक है, क्या बोलेंगे, अस्तन तुम्बिका। और ये अस्तन तुम्बिका आगे चल के, ठीक है, आगे चल के दुग्ध वाहिनी में खुले।
ये क्या हो गई, किसमें खुली, दुग्ध वाहिनी में। क्या हुई, दुग्ध वाहिनी। ठीक है, दुग्ध वाहिनी में क्या करता है, खुलता है। तो ये है अस्तन ग्रंथियों का चित्र। तो सिर्फ डायग्राम पूछेगा, डायग्राम बना देना, पूरा नेमिंग पूछेगा, पूरा लिख के आना। अब आपको होमवर्क है ना। अब आपको होमवर्क से पहले पीडीएफ का मैं बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं या जो इनकी आज मेरे साथ पहली क्लास है, जो बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए हैं, उनको पीडीएफ के लिए जो 500 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, यानी कि जो डेली डेली आपकी क्लासेस चल रही है, इनका जो आपको पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे, अल्फा इंस्टीट्यूट। जितने भी बच्चे इस ऐप को डाउनलोड कर लिए हैं, आप जाओगे फ्री कोर्स जी, कहाँ पे, फ्री कोर्स को खोलोगे। फ्री कोर्स जब आप खोलोगे तो आपको क्लास 11th भी दिखेगा, क्लास 12th, क्लास 10th और सीयूटी भी दिखेगा। तो आपका जो क्लास 12th है, इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके या आप रोज डेली क्लासेस करती हैं। अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ते हैं, उन्होंने बैच को ज्वाइन नहीं किया है या आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है। उन सभी बच्चों के लिए कि आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आप इस पर रजिस्टर कर देना। रजिस्टर करने के बाद आप भी फ्री कोर्स खोलेंगे, फ्री कोर्स में जाएंगे, क्लास 12 जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको सारे पीरियड। ठीक है, अब कुछ बच्चों का है ये किस बोर्ड के लिए है, तो आप किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है, अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी सिलेबस है तो आप सभी बोर्ड के लिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन, फीस कितनी है। तो ये जो आपके 500 क्वेश्चन की जो आपको पीडीएफ दी जा रही है, इसके लिए आपसे एक पैसे भी नहीं है ना, ये आपका फ्री में है। तो इस मौके का लाभ जो है आप भी उठा सकते हो, साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, आप उनको भी बता सकते हो और इस मौके का वो भी लाभ उठा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको एकदम फ्री में है। अब ये नहीं कि आप अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ऐप को डाउनलोड करते हैं, आप वहाँ पे रजिस्टर करते हो पीडीएफ के लिए, तो आपसे कोई पैसे की डिमांड है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, सब फ्री में है। ओके, क्लियर। तो ये चीज खुद भी करनी है और डेली क्लास में आपको आने हैं, है ना, डेली क्लास में आने और क्लास के लास्ट तक बने रहने। ये नहीं कि बीच में छोड़ छोड़ के चले जाएं। बीच में जब आप छोड़ के जाओगे, आधा अधूरा समझ में आएगा, आधा अधूरा नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका वो डाउट रहे। ठीक है, ये प्रॉब्लम खत्म। अब आप सभी के लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आप सभी बच्चे, ठीक है, आप सभी लोग अपरा के क्या कार्य होते, ठीक है, अपरा के जो कार्य होते, ठीक है, अपरा के कार्य को पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि जब क्लास होगी, जब मैं नेक्स्ट दूसरे दिन क्लास लूंगी, उसमें आपसे पूछूंगी अपरा के कार्य क्या हो। उसके बाद दूसरा, नर जनन तंत्र का, ठीक है, नर जनन तंत्र का चित्र। क्योंकि आप मादा जनन तंत्र का तो चित्र बना लेते हो, लेकिन नर जनन तंत्र का जो चित्र होता वो नहीं। ठीक, दो चीज हो गई। उसके बाद शुक्र जनन की क्रिया, है ना, शुक्र जनन की जो क्रिया होती है, बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं, लेकिन शुक्र जनन की जो परिभाषा होती है, इस परिभाषा को आपको पढ़ के आने। तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क है। बाकी इसके पीछे का जो भी आपने आज की क्लास में देखे हो, सारे आपको रिवीजन करके आने। ठीक है, सारा क्या करके आओगे, रिवीजन करके। ओके, ठीक है, तो कौन कौन रिवीजन करके आओगे या जो आपको होमवर्क मिला है आप पढ़ के आओगे, ये आपको कमेंट में करके बताने कि आप करके आओगे कि नहीं आओगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी है फरवरी में एग्जाम, लेकिन आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है। जब तक ये आपके 500 क्वेश्चन के जो क्लासेस चल रही है, अगर आप अच्छे से सीरियस होकर देख लोगे, तो कहीं से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और बहुत अच्छी तरीके। क्योंकि एक चैप्टर के 15 से, है ना, एक चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन या 50 से 60 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं।
अगर मान लो तुम एक चैप्टर से 50 से 60 क्वेश्चन कर ले रहे हो, तो कहाँ से ऊपर पूछेगा कहाँ से, है ना? क्या दूसरा बाहर ही थोड़ी ना बना के लेके, तो आप उसको कर लोगे। ठीक है, तो इसको लिंक को भी शेयर करना है, औरतों को लेके जाना है, बाकी और बच्चों को लेके भी आना है, होमवर्क भी करना है और क्लास को वापस से रिवीजन भी करना है। पीडीएफ, चलिए पीडीएफ आपको नोट्स भी बनाना है, क्योंकि आप पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ सकता, पढ़ोगे आप अपने नोट्स नोट्स से। तो नोट्स के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ, ठीक है। उसके बाद जो आप खुद समझे हो और थोड़ा सा पीडीएफ का सहारा लेके एक अच्छा सा नोट्स, ठीक है। बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।